खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। ये जो नया अलायंस, डिफेंस अलायंस बना है, जिसकी अनाउंसमेंट हुई है, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया का, इस पे अब कई किस्म की राय दी जा रही हैं कि ये क्यों बना, इस वक्त क्या ज़रूरत थी इसकी, इसके पीछे कौन, क्या कंस्पिरेसी चल रही है। ये सारे मुनासिब सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं समझता हूँ ये कहना ज़रूरी है, थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि मिलिट्री अलायंस जो हैं, डिफेंस अलायंस कह लें आप, ये थ्रू आउट हिस्ट्री होते रहे हैं। ये कोई नई चीज़ तो है नहीं, और ना ये कोई आखिरी अलायंस है। अलायंस बनते हैं और टूट भी जाते हैं, कुछ कायम भी रहते हैं। जैसे फ़िलहाल तो नेटो है, एक ज़माने में वॉर्सो पैक्ट होता था, वो ख़त्म हो गया। नेटो अब वो नेटो नहीं है जो ट्रम्प के आने से पहले थी। तो डिफेंस पैक्ट अलायंस, मिलिट्री अलायंस होते रहे हैं। पाकिस्तान ने डायरेक्ट मिलिट्री अलायंस किए हुए थे पाक अमेरिका के साथ 1954 और 59 में। मेरी जो किताब है गैरिसन स्टेट, उसमें पूरा जिक्र है। ऑल्दो अमेरिकन्स ने 59 में लिख भी दिया था कि ये अलायंस वैसे देखने को तो पाकिस्तान कम्युनिज्म को रोकने के लिए हमारे साथ कर रहा है, सोवियत यूनियन को रोकने के लिए, लेकिन हकीकत में ये सारे जो हमसे वेपन्स ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, ये इंडिया के साथ जो इनका कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए ये इस्तेमाल होंगे, या उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं पाकिस्तानी। तो ये भी है। और फिर पाकिस्तान टर्की के साथ मिलके सेंटो का मेंबर रहा है। हाँ जी, जिसमें टर्की भी था और पाकिस्तान भी था। उससे पहले पहले आरसीडी होती थी, ईरान, पाकिस्तान और टर्की, और शायद कोई और मुल्क भी थे। तो पाकिस्तान का अलायंसेस में, और टर्की और पाकिस्तान का अलायंस एक ज़माने में रहा है, वो ख़त्म हो गया बाद में, आफ्टर द कोल्ड वॉर। हाँ जी। और सऊदी अरेबिया का और पाकिस्तान का तो बड़ा पुराना एक तरह का ये चल रहा है। हमारी जो फ़ौज है वो कई हज़ारों में ये गल्फ़ स्टेट में मुख्तलिफ ड्यूटीज़ पे पूरी करती रही है, इंक्लूडिंग द डिफेंस सिक्योरिटी ऑफ द रूलिंग एलिट्स, जो आप कह लें या जो भी है। और आप देखें ये किसमें, ये इस किस्म की फ़ौजी अरेंजमेंट नहीं है, इसराइल ने नहीं की हुई अमेरिका के साथ, बल्कि अमेरिका के बगैर इसराइल का जो अग्रेशन है वो मुमकिन ही नहीं है। और हम देखते हैं कि ईरान जो है उसके अपने प्रॉक्सीज हैं, लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हouthis। हाँ जी, इराक के अंदर भी जो उनकी शिया पॉपुलेशन है उसके साथ उनकी होती है। तो ईरान के भी अपने अलायंस हैं, अनडिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड, जैसे भी आप कहें। तो वी देन हैव टू लुक एट दिस इन अ रियलिस्टिक मैनर कि ये किसके खिलाफ हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखें, ये पिछले दिनों में जो हमने ये जंग ईरान के साथ जो जारी है अभी तक, हाँ जी, उसमें हम देखते हैं कि ईरान की अपनी पावर, कन्वेंशनल पावर जो है, डिफेंसिव कह लें आप, लेकिन वो हमला भी करते हैं। उन्होंने इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, हर जगह अपने जो है वो मिसाइल्स फेंकी हैं। आर्गुमेंट ये है कि जी वहाँ से जो है ये अमेरिकन उन बेसिस से ईरान पे हमला करते हैं। सो देयर इज़ एन आर्गुमेंट कि ये क्यों होता है, लेकिन ये होता है। तो सऊदी अरेबिया का
और ईरान का एक आइडियोलॉजिकल सेक्टेरियन मसला भी है कि आफ्टर द इरानियन रेवोल्यूशन ऑफ 1979, जब ईरान ने अपनी इस्लामिक रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट करनी शुरू की, ठीक है, कहा गया कि ये इस्लामिक है, सेक्टेरियन नहीं है, लेकिन क्योंकि ईरान से आई तो जो शिया पॉपुलेशंस हैं वही उसकी सबसे ज़्यादा बुनियाद बनी। पाकिस्तान के अंदर ये शिया सुन्नी टेररिज्म हुई 1990s में। हाँ जी। और बड़े ब्रूटल किस्म के एट्रॉसिटीज कमिट की गई। अब ईरान ने जो अपनी पावर डेमोन्स्ट्रेट की है, तो बहुत देर से आई हैव नोटेड कि द सऊदीज हैव सेड, और एंड द टर्क्स दोनों ने कहा है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो फिर हम भी एक्वायर करेंगे। तो इस चीज़ को आप जहन में रखें। सऊदी अरेबिया को यह भी नज़र आ गया, और टर्की थ्रू नेटो, और सऊदी अरेबिया जिसका बहुत क्लोज रिलेशन अमेरिका के साथ रहा है, कि व्हेन इट कम्स टू इजराइल द अमेरिकन्स विल ऑलवेज बी ऑन द साइड ऑफ द Israelis. So they have to look for some way of asserting themselves. ईरान वैसे बड़ा मुल्क भी ज़्यादा है, उसकी मिलिट्री पावर भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको एक बैलेंस करने के लिए दे वुड बी लुकिंग फॉर पार्टनर्स। उनके ट्रेडिशनल पार्टनर तो अमेरिकन थे, लेकिन अमेरिकन का जो अब हाल हुआ है इस जंग के अंदर, ईरान ने उनकी हर वो जो है बेस के ऊपर हमला किया और खूब इफेक्टिव किया, वेरी इंप्रेसिव सर्टनली। तो द सऊदीज आर इंटरेस्टेड। तुर्की का भी बड़ा ऐलान है कि अगर ईरान एक्वायर्स अ न्यूक्लियर वेपन तो वी विल आल्सो डू इट। और टर्की, पाकिस्तान और ईरान जो हैं, मैंने बताया इनके पहले अलायंसेस चल रहे हैं, टर्की के और पाकिस्तान के बने और फिर ख़त्म हो गए, और फिर दोबारा दे आर कमिंग टुवर्ड्स वन अनदर। हाँ जी। तो इन तीनों में किसी के पास अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, तो वो तो पाकिस्तान के पास है। और टर्की भी यूनाइटेड स्टेट्स पे, और सऊदी अरेबिया भी यूनाइटेड स्टेट्स पे उस तरह अब डिपेंड नहीं करता या करना नहीं चाहता जैसे कि ये पहले होता था। दे वांट टू बैलेंस इट समवेयर, समवॉट, सम वे, एंड दे थिंक पाकिस्तान कैन बी दैट। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं, अगर उसमें मदद हो जाती है सऊदी अरेबिया की तरफ से और मे बी टर्की की तरफ से, तो वो पाकिस्तान को रिलीफ मिलता है, और पाकिस्तान जो है वो उसका स्टेचर भी बढ़ता है इस तरीके से। तो ये अलायंस जो है, मुझे लगता है कि ये ईरान का जो एक बैलेंस ऑफ पावर पे पोजीशन बनी हुई है वो भी जेन में होगा, लेकिन इसराइल के पास ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और इसराइल ने टर्की को भी थ्रेटन किया है। हाँ जी, ये जो ग्रेटर इसराइल का जो है उनका प्रोग्राम, इट्स अ मैड मैन्स फैंटेसी, लेकिन है तो सही कि हमने फैलना है और ये होगा और वो होगा। तो टर्की देन प्रोबेबली वांट्स टू कल्टीवेट पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दिस, और ईरान की पावर को सारे मिडल ईस्ट में डोमिनेंट ना बनने दिया जाए, क्योंकि अमेरिका लगता है कि उनका उसका ये रोल जो है वो जैसे माना जाता था बिल्कुल वैसे नहीं है। ईरान ने उन्हें ठीक तरह रजिस्ट किया है। अब ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के और ईरान के बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, तो इन द लॉन्ग रन दे कैन वर्क अ रिलेशनशिप विद वन अनदर। तीन का अलायंस हुआ है, इस थ्रेट को ईरान के ज़ीरो करने के लिए उसको इंक्लूड भी तो किया जा सकता है। क्या अमेरिका इसको रोकेगा, रोक सकता है, या ये सारा किया ही अमेरिका ने है? कुछ लोगों का जो इम्पीरियलिज्म के आइडिया को लेके कंक्लूजन निकाल लेते हैं, उनके मुताबिक तो ये तो किया ही सारा अमेरिकन
बैकिंग की वजह से है। आई वुड नॉट ओवर रूल इट, बट आई वुडंट से दैट इट्स द ओनली रीज़न। बल्कि जो अमेरिका की कैपेसिटी है दुनिया में अपना बात बनवाने की, वो तो कमज़ोर हो गई है। तो हो सकता है इन तीन पावर्स को ज़रूरत हो कि वो एक इस इलाके में एक बैलेंस बने। सऊदी अरेबिया एंड इज़ अ ग्रेट इकोनॉमिक पावर। टर्की इज़ अ मेजर पावर, मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं मॉडर्नाइज नेशन तो वही है, थैंक्स टू अतातुर्क। अर्दोगान जो मर्जी चाहे, बट द टर्क्स आर ए मॉडर्न पीपल, मोस्ट ऑफ देम, इफ नॉट ऑल। हाँ जी। और टर्की के अंदर एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी है, पाकिस्तान में भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं। ये भी एक फैक्टर हो सकता है इनको एक दूसरे से कोऑपरेशन सीख करने का। वी डोंट नो एग्जैक्टली कि बीच में क्या क्या ये इन्होंने डिसाइड कर लिया हुआ है, बट वी शुड नॉट बी वेरी सरप्राइज कि ये एक अलायंस हुआ है। अलायंस बनते रहते हैं, और अलायंस जो हैं स्टेट्स के दरमियान, फौजों के दरमियान, आफ्टर ऑल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत कम्युनिस्ट भी थे और चर्चिल भी था, और रूजवेल्ट जो लिबरल डेमोक्रेसी के सबसे बड़े थे, दे ऑल केम टुगेदर अगेंस्ट हिटलर, मसोलिनी एंड द जापानीज मिलिटरिस्ट पावर जो थी। तो ये दीज थिंग्स कीप हैपनिंग, क्योंकि दुनिया के अंदर इंसाफ भी नहीं है, ज्यादतियाँ बहुत हैं। इसमें वेपन्स की सेल भी होगी, ये सब हम मानते हैं। देर आर दीज थिंग्स आर गिवन, इनका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। क्या ये अलायंस इंडिया के खिलाफ है? आई डोंट फाइंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो है न्यूक्लियर, जो एक डिसाइसिव जंग हो सकती है, वो कभी नहीं हो सकती। यानी एक हार जाए दूसरा जीत जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये जो लेटेस्ट इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्रंटेशन हुई, उसमें यह जाहिर हो गया है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनके ऊपर एक रिस्ट्रेंट भी है। दे कांट गो बियॉन्ड अ पॉइंट। चाइना भी किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं है, फिलहाल तो इंडिया भी नहीं है, डिक्लेयर्ड तो नहीं है। रशिया के साथ उनकी पुरानी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ जी, वो आज तक कंटिन्यू करती है। मोदी हैज़ कल्टिवेटेड वेरी मच द इजराइलीज, तो एक अनडिक्लेयर्ड अलायंस तो इंडिया का भी है। तो ये सारी चीज़ों को आपके जेन में रखना पड़ेगा। क्या इंडिया ये अपनी डिफेंस की बजाय इसको ऑफेंस के तौर पे भी इस्तेमाल करेगा इसराइल को, जैसे इसराइल चाहता है? आई होप नॉट। आई डोंट थिंक इंडिया इज इन अ पोजीशन टू डू दैट। 80s में तो इसराइल की तरफ से ऑफर भी थी कि हम हमला करते हैं और पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, एंड द इंडियंस बैक्ड। तो तब नहीं हुआ, तो अब तो पाकिस्तान इज़ ए न्यूक्लियर पावर इन इट्स ओन राइट। ये एक इसराइलियों को भी पता है। तो लेट्स कीप एवरीथिंग इन माइंड एंड लुक एट दिस अलायंस एज ए प्रोडक्ट ऑफ द टाइम्स। उसमें ईरान का एक मेजर पावर, मिडल ईस्ट में बैलेंस ऑफ पावर लगता है कि वो उनके हक में है, उसको वो काउंटर करना चाहते हैं पावर्स। ये उम्मा, ये वो, दिस हैज नेवर बीन इम्पोर्टेंट एट एनी पॉइंट इन टाइम। ये सेक्टेरियन जंगें हुई हैं, नेशन स्टेट्स के प्रॉब्लम हुए हैं। हाँ जी, पाकिस्तान बन के टूट गया, हम अपने लोगों को साथ ना रख सके। हाँ जी। सो भी इसे इतना वो क्या कहते हैं कंस्पिरेसी थेरीज के जरिए एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई हैव लुक्ड एट ऑल द पॉसिबिलिटीज एंड आई थिंक बेसिक ये इसलिए किया गया है दैट दीज थ्री पावर्स रियलाइज के ईरान के पास जो पावर है वो इज टू बी रेकन्ड विथ, लेकिन उसके साथ कभी ना कभी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जिस पावर से सबको डर है वो इसराइल है।
और अमेरिका पे डिपेंड नहीं किया जा सकता व्हेन इट कम्स टू इज़राइल, क्योंकि इज़राइल को अमेरिका हमेशा सपोर्ट करेगा। तो इन तीन पावर्स का जो ये मिलिट्री अलायंस हुआ है, डिफेंस अलायंस पैक्ट हुआ है, इसको यूं भी देखा जा सकता है। द अल्टीमेट रीजंस आई डोंट नो ऑनेस्टली, एंड आई डोंट लाइक स्पेकुलेटिंग बियॉन्ड पॉइंट। मैंने 2-3 आपको तरीके बता दिए हैं इसको देखने के। थैंक यू वेरी मच।